ए स्त्री, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मुझे बोलने से रोका, मैं मौन हो गई बुद्ध की तरह। तुमने मुझे पढ़ने से रोका, मैं बना ली दूरी किताबों से। पढ़ने लगी कोई धार्मिक ग्रंथ जिसे तुम ले आए थे मेरे लिए शादी की पहली ही वर्षगांठ पर, मेरी नास्तिकता को समझते हुए। तुमने मुझे लिखने से रोका, मैंने प्रवाहित कर दिया नदी में अपनी कविताओं को। उतारने लगी अपनी डायरी के पन्नों पर मसालेदार रेसिपीज। तुमने मुझे सभा सम्मेलनों में जाने से रोका, मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया चेहरा। छुपा लिया मैंने अपना चेहरा अखबार के पन्नों से, जिसमें दर्ज थी जमींदोज होती मेरे सपने। आज मैंने जाना कि नहीं की जाती मोहब्बत इंसान से, नहीं की जाती मोहब्बत इंसान से। मोहब्बत तो होती है हिंदू और मुसलमान से। स्तरहीन स्त्रियां कहाँ समझ पाती हैं अपने होने के स्तर का। स्तरहीन स्त्रियां कहाँ समझ पाती हैं अपने होने के स्तर का। कई स्तरों से निर्मित ये स्त्रियां भूल जाती हैं अपना स्तर। सुनो बारदोली, बीहट शहर के मुख्य प्रवेश द्वार सिमरिया घाट पर आज भी जीवित हैं उनके अवशेष, जो कभी धू धू कर जल उठे थे। बीहट की सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, लड़कियों के मैदान में शॉर्ट्स पहनकर पंजे लड़ाने व कबड्डी की बट्टी बट्टी से शुरू होती है। हसुआ और हथौड़ा के अब हो गए हैं कई टुकड़े। डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये केवी स्टूडियो है, इसे मैं काफ़ी दिन से देखती आ रही हूँ। काफ़ी प्रेरणास्पद है, क्योंकि समाज के वैसे जो पिछड़े तबके के लोग हैं, हाशिए पर के लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे लोग नहीं जान पा रहे ठीक से, ये आप जो उनको अपने स्टूडियो में बुला करके उनका परिचय करवाते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों की उनकी पहुंच बनती है, उनके कार्यों की सराहना होती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सोनाली जी, आपका और केवी स्टूडियो का तहे दिल से आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया बेगूसराय में इस केवी स्टूडियो में। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। और डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये केवी स्टूडियो है, इसे मैं काफ़ी दिन से देखती आ रही हूँ। काफ़ी प्रेरणास्पद है, क्योंकि समाज के वैसे जो पिछड़े तबके के लोग हैं, हाशिए पर के लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे लोग नहीं जान पा रहे ठीक से, ये आप जो उनको अपने स्टूडियो में बुला करके उनका परिचय करवाते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों की उनकी पहुंच बनती है, उनके कार्यों की सराहना होती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और डॉक्टर रोशन सर को आभार, शुक्रिया कि वो एक बेहतरीन काम करें समाज के लिए। समाज सेवा के साथ साथ यह भी जरूरी है कि समाज में जो भी लोग हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनकी सराहना की जाए और उन्हें उन तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोग उन तक पहुंच सके, जान सके। तो शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, हम चाहेंगे अपना इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो आपकी कविता है, हम चाहेंगे कि कुछ लाइन आप अपने कविता का हमारे दर्शकों को सुनाएं। सोनाली जी, कविताएं तो बहुत सारी हैं, और जब स्टार्ट करने की बात हो रही है तो मैं ये कहावागर जो अभी अभी प्रकाशित हुई है, हाल ही में प्रकाशित हुई कहानी संग्रह, इसके ब्लर्स के पीछे ये कविता है, वो मैं पढ़ती हूँ। ये जो कविता संग्रह है वो सामान्यतः जो है वो स्त्री विमर्श पर आधारित है। ज़्यादातर कविताएं प्रेम कविताएं या फिर स्त्रियों पर के संघर्ष पर लिखी हुई हैं। तो इसका शीर्षक है स्तरहीन स्त्रियां। स्तरहीन स्त्रियां कहाँ समझ पाती हैं अपने होने के स्तर का। स्तरहीन स्त्रियां कहाँ समझ पाती हैं अपने होने के स्तर का।
कई स्तरों से निर्मित ये स्त्रियां भूल जाती हैं अपना स्तर। बिल्कुल। याद रहता है तो बस पत्नी, प्रेमिका और माँ होने का दंभ। बिल्कुल। और पुरुष पूछते हैं कि तुम्हारा स्तर ही क्या है, और पुरुष पूछते हैं कि तुम्हारा स्तर ही क्या है। मत करो मुझसे इस स्तर की बातें, मत करो मुझसे इस स्तर की बातें। स्त्रियां अपने प्रेमी को ओहदे से नहीं, प्रेम से आंकती हैं और अक्सर भूल जाती हैं अपना ओहदा। वाह वाह वाह। जी मैम, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल। मैं सीमा संसार बरौनी से बिलोंग करती हूँ। जन्मस्थान मेरा बरौनी है जी। और मेरी शादी सीतामढ़ी में हुई है, और मैं यहीं, मेरी कर्मभूमि भी यही है, जन्मस्थान भी यही है। बीहट में मैं शिक्षिका हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, और यहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई भी सब यहीं से हुई है। और मैं पढ़ाने के साथ साथ कविताएं लिखती हूँ, और मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं देश दुनिया की किताबें पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ती भी हूँ, और उस पर बातें करना और उस पर लिखना भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल मैम। मैम ने आपने जो कहा कि आप बीहट में पढ़ाती हैं, तो आपका जो कर्म स्थल है जिस पे आपने, आपकी कविता भी मैंने देखी है कि आपने बीहट पे लिखा है, हम चाहेंगे कि उसका लाइन कुछ जो है वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। एक्चुअली जो कर्म भूमि मेरी बीहट ही है, बीहट में मैं पढ़ाती हूँ। जी। और हम जो बेगूसराय के जो वासी है ना, तो दिनकर नगरी में कहलाते हैं हम लोग। और अपने आप को बेगूसराय का एक एक बंदा जो भी साहित्य से रुचि रखता हो या पढ़ने लिखने का शौकीन होता हो, तो वो अपने आप को दिनकर से जोड़ जोड़ कर देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कहते हैं कि दिनकर की धरती बेगूसराय से हम बिलोंग बिल्कुल, करते बहुत हैं। गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्रकवि दिनकर जी हमारे अपने जनपद के हैं, तो केवल सिमरिया ग्राम में ही नहीं, बेगूसराय के कई कोने में दिनकर जी की याद है, और उनकी मतलब क्या कहें, मतलब एक छाप है उनकी। बिल्कुल। हाँ, पूरे जनपद में छाप है। तो सिमरिया जो है वो सिमरिया से ही निकट बीहट भी है, और वहाँ भी उनका मतलब जो भी है यादें हैं, उससे कनेक्शन है। बीहट जो है वो क्रांतिकारी स्थल रहा है, वहाँ से जुड़ाव रहा है, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी रहा है। तो उस पर मैंने कभी एक कविता, लंबी कविता है वो लिखी थी, जिसे मैंने बारदोली से 1930 ईस्वी के आसपास उसे बारदोली कहा जाता था, उससे कनेक्ट होते हुए मैंने वो लिखी थी। जी। तो आप सुनना चाहेंगे? हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शीर्षक है, कविता का शीर्षक है सुनो बारदोली। सुनो बारदोली यानी बीहट। सुनो बारदोली, तुम्हारे संघर्ष गाथाओं की ज़मीन पर साक्षी भाव से मौजूद हूँ। गांधी ने कभी किया होगा बारदोली में सत्याग्रह, गांधी ने कभी किया होगा बारदोली में सत्याग्रह। पटेल के सरदार बनने तक के सफ़र में इस ज़मीन पर भी क्रांतिकारियों के लहू ने बारदोली की नींव डाल दी। तुम्हारे उपजाऊ सीने पर हल चलाती हुई बढ़ती जा रही हूँ अपने गंतव्य की ओर, हसुआ और हथौड़ा के सहारे। जो कभी लेनिनग्राद का मिनी मॉस्को हुआ करता था, हसुआ और हथौड़ा के सहारे जो कभी लेनिनग्राद का मिनी मॉस्को हुआ करता था, इसके सिमाने की प्राचीर पर कभी लहराया करते थे लाल झंडे, और दुनिया के मज़दूरों एक हों का नारा लगाते हुए हमारे किसान भाइयों और मुंह अंधेरे धुआं उगलते कारखानों की तरफ जाते। साइकिल की ट्रेन ट्रेन की धुन पर हमारे मेहनतकश मजदूर गाते थे कोई क्रांतिकारी गीत। सुनो बारदोली, इतिहास का रंग बदलता है, लाल पीले हरे नीले बदलते रहे तुम भी उस रंग ढंग में, पर उन शहीदों की चिताओं से
छिटकते लाल लहू के निशानों ने अपने अमिट छाप छोड़ दी है इस लाल धरती पर। मान्यताएं बदल जाती हैं युग निर्माण के आह्वान पर, और तुम बदलते चले गए। बारदोली से बीहट बनने तक के सफ़र में कई मुकाम आए। जीत की जश्न के साथ साथ तुमने पराजय का भी मुंह भी देखा। सुनो बारदोली, बीहट शहर के मुख्य प्रवेश द्वार सिमरिया घाट पर आज भी जीवित हैं उनके अवशेष, जो कभी धू धू कर जल उठे थे। बीहट की सुबह मुर्गे की बांग से नहीं, लड़कियों के मैदान में शॉर्ट्स पहनकर पंजे लड़ाने व कबड्डी की बड्डी बड्डी से शुरू होती है। हसुआ और हथौड़ा के अब हो गए हैं कई टुकड़े। सुनो बारदोली, तुम्हारे लाल झंडे की कमर झुक गई है। उन्हें उठाने वाले भी अब असमर्थ हैं चलने में। नई उमंग और तरंग उसे अपनाने को तैयार नहीं। इन्हें तो चाहिए आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, पूंजीवाद से आज़ादी, है इन्हें जान से प्यारी आज़ादी। सुनो बारदोली, ये तुम्हारे गर्म लहू के ही अंश हैं, बस रूप जरा बदल गया है। बीहट की खुदाई से प्राप्त हुए हैं बारदोली के भग्नावशेष। वह मिनी मास्को है या नहीं कह सकती, लेकिन बारदोली आज भी जीवित है बीहट के कण कण में। कामरेडों के स्मारकों से भरे इस शहर में आज भी घूमते हैं झोला उठाए कामरेड चंद्रशेखर। उनके चश्मे में दिखता है बीहट का इतिहास, वर्तमान और भविष्य। और चौक चौराहों पर आज भी गाई जाती है राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियाँ। कामरेड सूर्य नारायण की पताका अभी झुकी नहीं है। इस मशाल को थामा है बीहट की नई पीढ़ी ने। यह मशाल बुझेगी नहीं, कभी नहीं। कारवां बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे। सुनो बारदोली, तुम कभी मरोगे नहीं, क्योंकि कॉमरेड कभी मरा नहीं करते। वाह, शुक्रिया। वाह, वाह। बहुत बहुत खूब। आपका जो कविता है उसका जो एक एक लफ्ज़ है काफ़ी बेहतरीन है मैम। जो आपने बीहट पे जो लिखा, आज के जो युवा हैं उनका उस बीहट का जो इतिहास है वो जानने को मिला। बिल्कुल 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 मैम। हर एक आदमी का एक प्रशंसक होता है और एक आलोचक होता है। तो आपके जीवन में कौन कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप काफ़ी प्रभावित होते हैं? वैसे तो कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, साहित्य के क्षेत्र में भी हैं, और मतलब किसी एक को चुनना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये तो परिस्थिति बस बदलती चली जाती है ना। बचपन में आप कुछ और सोचते हैं, फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपके जो आइडियल होते हैं, रोल मॉडल, वो बदल जाते हैं। तो ये समय के साथ बदलता रहता है। किसी एक का नाम मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी ले पाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आप कविताएं मैं देखती हूँ स्त्री विमर्श पे आप ज़्यादा लिखती हैं। एक स्त्री की जो कहानी होती है बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, एक बच्ची जब बड़ी होती है उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद एक अलग उसका दुनिया होता है। तो आपने भी ये सब चीज़ सहा, और आप काफ़ी कविताओं पे आप अपने कविताओं के तरफ से बयां करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में कुछ बताएं, और स्त्री विमर्श पे जो आपकी कविताएं हैं वो हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। स्त्री हूँ तो स्त्रियों को नज़दीक से देखना क्या महसूस ही कर रही हूँ कि जब से पैदा ली हूँ तो एक लड़की का क्या जीवन होता है। शादी से पहले मायके में एक अलग दुनिया होती है उसकी, और शादी के बाद फिर उसकी दुनिया ही बदल जाती है। तो वो तो समय के साथ मुझे लगता है कि अगर आज की जो प्रतिष्ठित और लेखिका हैं, स्त्री विमर्शकार, अगर वो मैथिली पुष्पा हो चाहे या फिर कोई भी हो,
वो भी इस परिस्थिति से बिल्कुल, गुजरती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरी क्या बात है, मैं भी उसी परिस्थिति से गुजरी हूँ। सबके जीवन में संघर्ष होता है, स्त्रियों का संघर्ष कुछ अलग तरह का होता है, तो उसे हर तरीके से समझौता करना पड़ता है। उसे अपने कैरियर से, अपने पढ़ाई लिखाई के फैसले से, एक स्त्री अपने फैसले खुद नहीं ले पाती हैं। ये सबसे बड़ा जो होता है पड़ाव, यहीं से विमर्श स्टार्ट होता है। एक विमर्श का जो कहते हैं कख गग होता है ना, जो शुरुआती दौर होता है, बिल्कुल। वहीं से स्टार्ट होता है कि जब स्त्री अपने फैसले खुद नहीं ले सकती कि उसे पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, शादी करनी है, नहीं करनी है, या फिर उसका कौन सा कैरियर ठीक रहेगा, मतलब जॉब करनी है, नहीं करनी है, ये सारे फैसले वो खुद नहीं ले पाती है। ना वो खर्च करना अपने तरीके से कर पाती है, ना अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाती है। तो यहीं से विमर्श का दौर शुरू हो जाता है, और ये हर किसी के जीवन में होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो कुछ स्त्रियां इससे जूझना सीख लेती हैं, तो वो कुछ लीक से हटकर काम करती हैं और अपने फैसले खुद लेने में धीरे धीरे सक्षम होने लगती हैं। तो लेकिन बात यहाँ ये भी है कि स्त्री विमर्श के नाम पर हम इतना भी ज़्यादा आज़ादी का मतलब वो ना हो जाए कि हम बिल्कुल भी सिर्फ सेल्फ कंसंट्रेट हो जाए, हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्त्री पुरुष में सिर्फ स्त्री को ही परिवार की चिंता होनी चाहिए, पुरुषों की नहीं होनी चाहिए, पुरुषों की भी होनी चाहिए, लेकिन स्त्रियों की जवाबदेही थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए अपनी तो राह चुननी ही है, और साथ ही हम अपने बच्चों के बारे में उनका भी देखते हुए, और एक बीच का रास्ता जो होता है वो हम लोग को निकालना पड़ता है। और यही एक जो उपाय है कि हम अपना एक मुकाम भी हासिल कर लें और अपने परिवार को भी बचा कर रख सकते हैं। इसमें स्त्री की ही भूमिका ज़्यादातर होती है। बिल्कुल मैम, एक स्त्री जो होती है वो बचपन से तो अपने परिवार अलग माता पिता के साथ रहती है, उसके बाद उसका पारिवारिक अलग हो जाता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर आप एक शिक्षिका भी हैं। तो आप कैसे मैनेज करती हैं आप एक घर को, फिर पढ़ाने जाती हैं, फिर आप कविता भी लिखती हैं, आपका 2 बुक भी छपा है, तो हम चाहेंगे कि ये सिलसिला आप हमें बताएं। बिल्कुल, बहुत कठिन है थोड़ा सा, मतलब जब कहा जाता है कि जब आप लीक से अलग हटकर काम करते हैं तो कठिन तो होता ही है, और वो मैंने चुना है ना अपनी राह। कठिन होना तो मैंने खुद चुना है, और अगर मैं नहीं चुनती, मैं आराम तलब जीवन जीना चाहती, तो मैं घर में आराम से रह सकती थी। और मैं उसका अनुभव भी मुझे मिला है। शादी के 10 साल तक, 10 या 12, 13, 14 साल तक मैं घर में रही हूँ। घर में रह, क्योंकि मेरी जॉब नहीं थी उस टाइम में जी। लेकिन घर में रहते हुए भी मैं खाली वक्त में किताबें पढ़ा करती थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का और लिखने का शौक़ था। तो मैं पढ़ाई करती थी, कंपटीशन की भी तैयारी किया करती थी और साहित्य भी पढ़ती थी। तो घर में तो टाइम निकालना उतना मुश्किल नहीं था। पति ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, उसके बाद जो समय बचता था मैं इसी को देती थी। मुझे जो आम स्त्रियों के जो शौक़ होते हैं, शॉपिंग, गहना और टीवी सीरियल्स देखना, तो वो सब तो मेरे में शुरू से ही नहीं था शौक़, तो वो समय मेरे पास बच ही जाता था। और दूसरी बात है कि मैं सुबह उठने की मेरी आदत रही है शुरू से ही। मेरे पापा ही मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया करते थे, और तब से मेरी आदत अभी तक बनी हुई है। सुबह 4 बजे अचानक से नींद खुल जाती है। तो ये भी एक समय कहा जाता है कि प्रातः काल का जो समय होता है, उस समय जो लोग उठ जाते हैं, जिनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, उनका आधे दिन में ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके सारे काम हो जाते हैं। तो मैं उस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई लिखाई का काम कर लेती हूँ, तो समय निकल जाता है। और सही कहा आपने कि एक तो जॉब करना और घर का काम करना, ये दोनों काम ही बहुत कठिन होता है। हमारा 60-70% जो है वो जॉब कार्यस्थल पे चला जाता है, और घर पे देना, उसके बाद ये पढ़ने लिखने का काम निकालना कठिन तो है। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसमें आपकी रुचि हो तो आप समय ही नहीं निकालेंगे, बल्कि आनंद के साथ उसको करते भी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी हर छुट्टी का उपयोग किताबें खरीदने और पढ़ने में करती हूँ। और कविताएँ लिखने का तो कोई निश्चित समय ही नहीं होता है, और कविताएँ तो बस कोई भी घटनाएँ, चाहे वो आपके घर के भीतर किसी के साथ घटी हो, बाहर किसी के साथ घटा हो जो आपने देखा हो, या फिर आपके साथ ही कुछ ऐसा घट गया जिसे आप
मतलब कह नहीं सकती हैं। अमूमन स्त्रियां रोकर जी हल्का कर लेती हैं। मैं वही रोना जो है, मैं रोना कविता के हाँ, थ्रू आप मैं बयान कर लिख देते लेती हैं। हूँ कविताओं पे, कुछ पंक्तियाँ निकल आती हैं, वही मेरी कविता बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपका जो मैम कविता है स्त्री विमर्श, तो हम चाहेंगे वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल। एक कविता है जिसका शीर्षक है ए स्त्री तुम्हारा नाम क्या है। क्योंकि नाम की पहचान जो है वो स्त्रियों में बहुत कम पाई जाती है। वो अक्सर अपने पति के नाम से पहचानी जाती है या फिर अपने पिता के नाम से। उस अक्सर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं ना, तो कहते हैं, मतलब आपने गौर किया होगा किसी भी लेडीज़ का नाम जल्दी लोग नहीं बोलते, पता भी नहीं होता है लोगों को, न जानने की कोशिश करते, बस अमुक मिसेज ये, या फिर उनकी लड़की, या वो उस जगह से बिलोंग करती हैं, बरौनी वाली, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है एक स्त्री के लिए। और नाम वो तभी उसका लिया जा सकता है जब वो अपने जीवन में कुछ अलग हटके काम करती है। ए स्त्री तुम्हारा नाम क्या है, तुमने मुझे बोलने से रोका, मैं मौन हो गई बुद्ध की तरह। तुमने मुझे पढ़ने से रोका, मैं बना ली दूरी किताबों से। पढ़ने लगी कोई धार्मिक ग्रंथ जिसे तुम ले आए थे मेरे लिए शादी की पहली ही वर्षगांठ पर, मेरी नास्तिकता को समझते हुए। तुमने मुझे लिखने से रोका, मैंने प्रवाहित कर दिया नदी में अपनी कविताओं को। उतारने लगी अपनी डायरी के पन्नों पर मसालेदार रेसिपीज़। तुमने मुझे सभा सम्मेलनों में जाने से रोका, मैंने बाहर निकलना छोड़ दिया। मेरे कदम खुद व खुद मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। तुमने मुझे हंसने पर रोका, मैंने हंसना छोड़ दिया। मैं सीखने लगी मुस्कुराने की तहजीब। तुमने मुझे मर्यादाओं के बंधन में बांधा। मैं ढूंढने लगी अपने हिस्से की नियमचर्या। तुमने मुझे प्रेम करने से रोका, मैंने जीना छोड़ दिया। मैं अब वह कठपुतली भी ना रही जिसे जैसे चाहो तुम नचा सकते थे। मैं तो बस अब एक गंध मारती लाश हो गई हूँ जिसे तुम जितनी जल्दी हो सके दफना दो, यह तुम्हारे हित में है। मैं इस एक जन्म में न जाने कितनी बार शमशान घाट गई, जलाई गई। तुमने मुझे जितनी बार अलग अलग तरीके से मारा, मैं उतनी ही बार वापस लौट आई इसी शहर में, फिर से तुम्हारी पत्नी, माँ, बहन, प्रेमिका और बेटी बनकर। और एक और जो काम की बात आपने कही ना कि आप काम पे भी जाती हैं स्त्री जो कामकाजी हैं, उस पर भी एक कविता है जिसका शीर्षक है एक स्त्री का काम पर लौटना। एक स्त्री जब काम पर लौटती है भूल जाती है भगोने पर रखे खौलते दूध को। उसे याद रहती है तो बस अपनी उफनती हुई दिनचर्या। एक स्त्री जब काम पर लौटती है वह करक होने लगती है, धीरे धीरे कलफ लगी सूती साड़ी की तरह, जिसके क्रीच पर टिका होता है उसका अस्तित्व। वाह। एक स्त्री जब काम पर लौटती है भूल जाती है घर का वह कोना जहाँ वह एकांतिक क्षण पाती है। उसे तलाशनी होती है लोगों और भीड़ के बीच अपनी स्वतंत्र अस्मिता। एक स्त्री जब काम पर लौटती है वह दबा देती है अपनी देह की गंध को डीओ के चंद स्प्रे से। एक स्त्री जब काम पर लौटती है तो वह अपने अस्तित्व का बना डालती है एक नया क्लोन। एक स्त्री काम पर जाती है घर लौट आने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपकी कविताओं का जो रूहानियत है अल्फाजों का, उसे बयान नहीं कर सकते। एक स्त्री है जो मतलब हर एक काम कर सकती है। मैम आज बेटी दिवस है, कहा जा रहा है कि आज डॉटर डे है, तो जो लड़की घर में बैठी रहती है तो उसको तो कोई ताना नहीं मारते हैं,
बट जो लड़की अपने मन का जो करना चाहती है पर अच्छा करना चाहती है, अगर घर से बाहर निकल के अगर कुछ काम कर रही है तो उसे आवारा नाम दे दिया जाता है, उसको हैशटैग आवारा बना दिया जाता है। तो आप एक कवित्री हैं और एक स्त्री भी हैं, तो आप एक बेटी भी हैं, तो आप घर से बाहर निकलती हैं और उस पर आप कविता भी आप एक बेटी पे बनाई हुई, तो हम चाहेंगे कि वो कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, सुनो आवारा लड़कियों करके मेरी एक बिल्कुल कविता बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि जो मैम जो बच्चों बेटी हैं वो बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो उनको आवारा टाइटल दे दिया जाता है समाज की तरफ से कि उसकी बेटी बाहर निकल के काम कर रही है, तो उसको अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। मतलब शादी से पहले भी अगर काम करती है तभी वो बुरी है, शादी के बाद करती है तभी वो बुरी है, उसके चरित्र पे लांछन लगाए जाते हैं और वो तमगा अपने आप मिल जाता है कि सर्विस कर रही है तो वो वैसी होगी ही होगी। बिल्कुल। हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, अब उतना नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी जो चीज़ है वो अभी भी कई जगहों पर है, इस चीज़ को लोग ऐसा मानते हैं। तो ये तो सोचने का नज़रिया है। तो बेटी दिवस के दिन इस तरह का नज़रिया रखना समाज के लोगों का, क्योंकि आपकी बेटी है वो समाज की भी बेटी है, तो हम जब तक अपने नज़रिया को नहीं बदलेंगे, उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियों की भी बहुत सारी महत्वाकांक्षा, मेरी भी बेटी है, उसकी इच्छा है कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूं, तो अगर मैं उसे वो स्पेस ना दूं कि वो पढ़ लिख सके, कहीं आ जा सके, कुछ कर सके, जब तक मैं उसे वो स्पेस ना दूं कि ऑनलाइन क्लासेस कर सके, सोशल मीडिया पे जाकर अपनी चीज़ों को वो सर्च कर सके, देख सके। सोशल मीडिया का ज़माना, अगर बिल्कुल बेटी इंटरनेट पे अगर वो नहीं जाएगी, अगर घर से बाहर नहीं निकलेगी तो वो बाहर की दुनिया कैसे देखेगी? कैसे देखेगी? कैसा दुनिया है बाहर? तो वो तो फिर खाक वो स्पेस साइंटिस्ट बनेगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। मैम आपका जो स्त्री पे जो ये कविता लिखा हुआ है, आवारा पे जो आप लिखे सुनो आवारा लड़कियों, बिल्कुल वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों बिल्कुल वो लड़कियों पर ही लिखी हुई है, जो लड़कियां काम करने जाती हैं, कुछ करती हैं, उस पर ही है। एफएम रेडियो की तेज़ धुन पर, एफएम रेडियो की तेज़ धुन पर मटकते हुए मुंह में कलम दबाए, अखबारों के पन्ने पलटते हुए आइडियाज़ समेट सकती हैं अगले संपादकीय के लिए। एक आवारा लड़की नीली जींस की जेब में अपने हाथ छुपाए घूम सकती हैं थिएटरों में, नए नाटक के मंचन तक बारिश में भीगती हुई लौट सकती है अपने घर बिना किसी छतरी के। वाह वाह वाह। क से कविता के क्या हो सकते हैं मायने, क से कविता के क्या हो सकते हैं मायने अच्छी तरह जानती हैं ये आवारा लड़कियाँ। सुनो आवारा लड़कियों, मोबाइल, अखबार, रेडियो और कविता, ये लक्षण सब हैं या नहीं, यह अब तुम्हें तय करना है। तो होता क्या है कि मेरा जो भी बचपन था, सुबह नींद खुलते ही मुझे चाय के साथ अखबार चाहिए होता था। मैं अखबार, तो ये वहाँ भी मैंने महसूस किया कि अमूमन सामान्य घरों में लड़कियां या गृहिणी भी या जो वर्किंग लेडी भी ज़्यादातर अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हैं, तो किताबों को हाथ नहीं लगाती। उनको लगता है कि ये सब काम तो पुरुषों का है, तो इसलिए ये सभ्य असभ्य कहलाती हैं। कई बार ज़्यादा पढ़ना लिखना भी असभ्यता की श्रेणी में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसे बदलने की ज़रूरत है। जी जी मैम, जैसे जैसे मैम आप मंच पे कविता पाठ करने लगी, लोग आपको जानने लगे कि ये भी एक कवित्री है, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा महसूस होता है कि अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं कि मैं कविताएं लिखती हूँ, और जब लोग सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो अभी हाल ही में दिनकर जयंती में गणेश दत्त महाविद्यालय हमारा बेगूसराय का शान कहा जाता है, जितने प्रतिष्ठित कॉलेज में जब बुलाया गया, सम्मान के साथ आप कविता पाठ करने आई, तो ये एक क्षण होता है। लगता है कि जो मेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था। जो मुझे कुछ बाधाएं जरूर आई, कुछ परेशानियां हुई, कुछ आलोचनाएं सुननी पड़ी, तो लेकिन तो भी मैंने अगर अडिग रहा अपने फैसले पर, मैं कविताएं लिखती रही,
तभी तो लोग जान पा रहे हैं ना। बिल्कुल, आपकी पहचान अब इससे हो रही है। बिल्कुल, नहीं तो फिर मुझे कौन जानता। मैं अगर जॉब भी करती रहती, अगर नहीं कुछ सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखा, जॉब की, घर आ गई, कुछ नहीं किया, तो मुझे कौन जानता यहाँ पे। बिल्कुल, आजकल के ज़माना में पैसा से ज़्यादा ज़रूरी है अपना पहचान। अगर आपको 10 बिल्कुल। लोग जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पहचान, और वो भी आप अपनी जो वैसा काम करें जिससे आपको प्यार हो, बिल्कुल, है ना। आप वैसा प्रोफेशन चुनिए अपने लिए जिससे आपको प्यार हो, तो स्वतः आप उसमें मन से चली जाएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा और तब आपको लोग जानेंगे। तभी एक धुन होता है, और कलाकार जो होते हैं इसी धुन में जो रहते हैं ना, इसलिए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं होती है कौन उन्हें सुन रहा है, कौन बुला रहा है, कहाँ सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये मतलब ऐसी बात नहीं कि मुझे सम्मानित किया जाए, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन है एक चीज़ है कि जो ये तभी क्षण आता है जब आपको जो आइडियल मानते हैं, जो भी आप शिक्षिका हैं, बच्चे को पढ़ाती हैं, तो जो बच्चे आपको देखकर साहित्य में रुचि रख रहे हैं, तो उनके लिए ये गर्व का पल होता है कि मेरी मैम को सम्मानित किया जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो पेपर में जब फोटोज आते हैं तो वो बच्चे भी मुझे लेकर के आते हैं। बिल्कुल मैम आपकी तस्वीर छपी थी। जी मैम, हम जानना चाहेंगे मैम, आप बीहट कॉलेज में जो आप बीहट स्कूल में जो आप शिक्षिका हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे को साहित्य के बारे में आप कैसा प्रेरणा दे रही हैं? हाँ, मैं पढ़ाने के साथ साथ अक्सर मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को साहित्य से जोड़ूं, किसी तरह वो कहानी, कविता, मतलब अपनी भाषा में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। और क्योंकि मुझे पता है कि अभी जब ये थोड़ी बहुत लिखना शुरू करेंगे तो आगे चल करके इसी में से कोई दिनकर भी निकल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुभद्रा कुमारी चौहान भी है। मतलब मुझे पता है कि बचपन से ही उनके अंदर कुछ बच्चों की प्रतिभा होती है, उसे बस प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, अंकुरित होने भर की देरी होती है, तो वो मैं पहचानने की कोशिश करती हूँ। और एक विशेष काम जो मैंने किया है विद्यालयों में, वो किसी एक जगह पे रह के भी नहीं किया। जिस विद्यालय में मैं होती हूँ वहीं नहीं, बेगूसराय के तमाम जितने भी बड़े स्कूल हैं, मतलब ये कह लीजिए को राजकीयकृत विद्यालय जो हैं, जैसे कि मोहनपुर है आपका, प्रतिष्ठित विद्यालय है बेगूसराय के, मॉडल स्कूलों में एक है, टॉप स्कूलों में एक है वहाँ, या फिर नवटोलिया है, या फिर ये आपका बीहट रतौली है आपका मध्य विद्यालय रतौली। तो हर जगह मैं गई हूँ, वहाँ पे जाकर एक सप्ताह का वर्कशॉप करवाई हूँ बच्चों के बीच, और उनसे मैं एक पत्रिका निकालने का वो मैं आइडियाज़ देती हूँ। वो अपनी शब्दों में कहानी, कविता, रोचक प्रसंग, इंटरव्यूज़ वगैरह भी अपने गांव में, मतलब बगल में, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल से ही इंटरव्यूज़ लें 5-6 बच्चों को, वो सारा ट्रेनिंग में एक सप्ताह के दौरान देती हूँ। और फिर सारे बच्चे तैयार करते हैं नोटबुक और पेज पर, A4 साइज पेपर पे काफ़ी सुंदर से कलात्मक ढंग से चित्रकारी के साथ सजा करके, उस टीम में जो संपादक मंडल की टीम होती है, जो कला का भी होता है, वो कला का काम संभालते हैं, चित्रकारी वगैरह करते हैं, सजाते हैं, और जो कविताएं लिखते हैं वो लिखते हैं, कुछ साक्षात्कार जो पत्रकार की टीम होती है वो पत्रकार साक्षात्कार लेते हैं। इस तरह सारा कुछ मिला के एक अंक तैयार कर लिया जाता है। वो हर महीने प्रकाशित करते हैं एक पोस्टर तैयार करके, क्योंकि प्रिंटिंग में तो बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला है, ना बच्चे कर पाएंगे, ना स्कूल के टीचर्स मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से फंड तो सरकार देती नहीं है। तो इसके लिए हम लोग वही पोस्टर पे लगा के, और दीवार के बीच में, दीवार जो स्कूल के बीचों बीच में कहीं ऐसे जगह पर फ्लैश कर दिया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं, जो आगंतुक आते हैं वो भी पढ़ते हैं। इससे बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि जगती जा रही है। और जहाँ जहाँ मैंने ये वर्कशॉप किया है वहाँ वहाँ देखा है मैंने कि बच्चों को जो किताबें पढ़ने में दिक्कत होती थी, वो किताबें अच्छे से पढ़ने लगे, रुचि ले करके। पुस्तकालय का जहाँ कम यूज होता था, पुस्तकालय जाने लगे बच्चे की, पुस्तकालय जाएंगे तो कुछ मटेरियल मिलेगा तो उसे वो लिखेंगे, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। मैम, आप जो स्कूल में पढ़ा रही हैं, जो बच्चे को पढ़ा रही हैं, उनको तो आपके द्वारा शिक्षा मिल रहा है, तो आपको साहित्य में कैसे रुचि हुई, हम ये जानना चाहेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली कभी कुछ ऐसा हुआ और रुचि जग गई। मुझे तो बिल्कुल भी याद भी नहीं है कि मुझे कब से रुचि हो गई, लेकिन हाँ एक छोटी सी घटना याद है। मैं तब शायद 5वीं या 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, तो
हाँ, मैं थोड़ा-सा बचपन से अंतर्मुखी थी, इंट्रोवर्ट थी बहुत ज़्यादा। मुझे प्रकृति के संग साथ बिताना अच्छा लगता था, बचपन से ही। तीसरे अच्छा, किताबी कीड़ा तो मैं फर्स्ट सेकंड से ही थी। अच्छा। कोर्स की किताबें कम पढ़ती थी और नंदन चप्पन जो आती थी बिल्कुल, पत्रिकाएँ, बिल्कुल। वो ज़्यादा पढ़ा करती थी। और प्रकृति के बीच रहते मतलब एकांत बिताने का मुझे बहुत, खासकर सनसेट वगैरह अकेले शाम में छत पे जाकर देखना। तो उस टाइम में 5वीं छठी में थी, तो वो एक कुछ लिखा था, पहली कविता मैंने, जो कविता का कुछ ऐसा था, बिहान मतलब शाम का जो चीज़ था, लालिमा शोरे की बिल्कुल और सौंदर्य। पक्षियों का घर लौटना, इस तरह से था। तो वो कविता हमारे बेगूसराय में ही एक प्रतिष्ठित लेखक हैं, मैथिली के बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक हैं, जी। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उन्होंने जो है सो पढ़ा वो कविता। कौन सी कविता थी? हम चाहेंगे कि आप कविता ठीक ठीक याद नहीं है। तो कविता पढ़ के उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जो है सो बहुत अच्छी कविता लिख रही हो, और थोड़ा सा इसमें ये डालने की कोशिश करो कि सुबह जो होता है ना, तो वो किसके लिए सुबह होना, हमारे लिए तो बहुत अच्छा सुबह है। जी, ठीक है, बहुत अच्छा सुबह है। और किसके लिए है वो सुबह? जैसे किसान है, उसके लिए सुबह कैसी होगी, एक चाय बेचने वाला जो है, उसके लिए सुबह कैसी होगी। तो ये बीज मेरे मन में डाला गया, तो इस तरह से फिर धीरे धीरे मैं लिखती चली गई। मतलब कुछ ऐसा वो नहीं कहेंगे कि हाँ ऐसा कोई मोड़ आया जो आप अचानक नहीं, से ऐसा लिखने कुछ लगे? नहीं। बिल्कुल। मैम, आप संस्कृति पे बहुत लिखती हैं। आप बेगूसराय सिमरिया घाट का भी आपने वर्णन किया है अपने बुक में। तो हम चाहेंगे उसका कुछ पंक्ति हमारे दर्शकों को सुनाएं। किस पर मैं? सिमरिया तट पे, सिमरिया घाट पे। बिल्कुल। सिमरिया की धरती से होने पर गर्व तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। जब भी उस पुल से गुजरती हूँ, वो थरथराहट सिर्फ बदन में ही नहीं, मन में भी होता है। बिल्कुल। और अपना जो शहर होता है ना, उस शहर में रहते हुए हर किसी को अपने शहर से प्यार होता है। बिल्कुल। वो कहीं भी इंसान चला जाए, विदेश भी चला जाए, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूल सकता। और बेगूसराय का नाम आते ही सिमरिया का सबसे पहले हमारे पास बिल्कुल। वो चित्र बन जाता है। सिमरिया घाट, चलो चलते हैं सिमरिया घाट, चलो चलते हैं सिमरिया घाट, जहाँ दिनकर की अस्थियाँ जली होंगी तिल तिल कर। डोंबा जनवाद का चीवर ओढ़ कर सिसक रहा है आज भी। हरिजन नहीं कहूँगी उसे, जिसे छूने भर से मलिन गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं लोग। चलो चलते हैं सिमरिया घाट, जिसके किनारे मृत पशुओं की खाल से बना एक बड़ा उद्योग पनप रहा है आज भी। हो जाते हैं आज भी अपवित्र, चमड़ा नहीं कहूँगी उसे, जिसने निर्मित थैले को लटकाते हैं अपने गर्दन में, और शान के प्रतीक समझे जाने वाले बाटा जूते को लोग करते हैं धारण बड़े ही शौक से। चलो चलते हैं बरौनी की डोम बस्ती में, जहाँ डोंबा आसीन मास से ही बुनने लगते हैं अपनी अद्भुत कलाकृतियों को सूप और डगरा के रूप में। डोंबा, तुम्हें हरिजन नहीं कहूँगी कि तुम्हें छूते ही लोग हो जाते हैं और पवित्र। उसी सूप से देते हैं छुड़े भगवान को अर्घ। चलो चलते हैं पवित्र सिमरिया घाट, दिनकर नगरी सिमरिया घाट। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसका एक एक लफ्ज़ काफ़ी अट्रैक्टिव है कि कैसे मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं कैसे रहते हैं। मतलब जैसे छठ पूजा आता है, सूप बनाने का क्या टैलेंट है उसमें, ना उनको कोई सिखाया है। तो सर, हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा जो शहर है उनकी नदियों से ही बनी होती है। बिल्कुल। और हमारी नदी के गंगा नदी है, वहाँ पर जितनी चीज़ों का वर्णन किया गया है, वहाँ पे हर चीज़ परंपरा के रूप में हो चाहे जो भी हो, तो हमें उसे आत्मसात करते हैं। और समय के साथ साथ उस परंपरा को भी इस पे मैंने चुनौती दिया है कि जो गलत हो रहा है उसको कम से कम परंपरा के नाम पे ढोते मत रहिए, उसको थोड़ा बदलने की कोशिश। मैम, आपकी कविता मैंने आपके किताब में देखा है, जो मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, मेरा पहला प्यार।
तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता सुनाएं। बिल्कुल, मेरा पहला प्यार रोमानी कविता है और साथ ही बहुत कुछ सोचने के लिए हमें छोड़ जाता है। तो मुझे खुशी है कि आपको पसंद आई है। ज़रूर सुनाऊंगी मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वो गुलाबी ज़ारा पसरी हुई धूप, मेरी छत पर खिली धूप में नहाई मैं, छिटकी थी पहली बार जब नज़रें मिली थी तुमसे पहली बार। तुम्हारी सफ़ेद कमीज चांदनी रात में चांद की तरह खिलता हुआ मेरी नज़रों में समा गया। इन बावरी नैनों को होने लगा इंतज़ार उस सफ़ेद कमीज़ की, नामालूम नाम तुम्हारा। तुम्हारी मुस्कुराहट पे होने लगी निसार मैं तो। पढ़ने लगे थे तुम मेरी नज़रों की भाषा, मेरी बेचैनी, मेरी तरफ, मेरा सब कुछ। रंगीन होली थी उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा बेरंग। सफ़ेद दूधिया कमीज़ को मैं बना डालती लाल पीले गुलाबी, पर तुम बच निकले मुस्कुराते हुए। हाय, एक दिन मैंने जाना नाम तुम्हारा शब्बीर। हैरान हुई, तुम सुदीप नहीं शब्बीर हो। कहते हैं प्यार अंधा होता है, मेरा पहला प्यार तो अंधा हो नहीं सकता। सीखा था उसने धड़कना दिल का पहली बार, महसूसा था एहसास प्यार का पहली बार। हम दोनों साथ साथ होली ईद मनाना चाहते। मैं सजदा करती, वो प्रार्थनाएं करता। मैं सजदा करती इस आँख मिचौली में, बीत गए पूरे साल। कुनकुनाती सर्दी ने फिर से दस्तक दी थी मेरे शहर में। गुलाबी हो गया था मेरा कुनबा भी। और वो एक सर्द सुबह जब मैंने पढ़ा बाबरी विध्वंस और मैंने देखा तुम्हारा मासूम चेहरा, छुपा लिया मैंने अपना चेहरा अखबार के पन्नों से, जिसमें दर्ज थी ज़मींदोज़ होते मेरे सपने। आज मैंने जाना कि नहीं की जाती मोहब्बत इंसान से, नहीं की जाती मोहब्बत इंसान से। मोहब्बत तो होती है हिंदू और मुसलमान से। जल उठी मेरी अयोध्या नगरी, मच गया हाहाकार, हो गया सर्वनाश मेरे पहले प्यार का। ढहती जा रही थी मेरे प्यार की इमारतें, ढहता जा रहा था मेरा वजूद। शांत सपाट कर्फ्यूग्रस्त सड़कों पर समा गई थी वीरानगी। एक कमरे में बंद दफन हो रही थी मेरी आत्मा, मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ। आह, मेरा पहला प्यार। बहुत खूब, बहुत खूब। यह जो कविता थी ना, वो उस टाइम की ही थी, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त थी। और उसी टाइम लज्जा आई थी तस्लीमा नसरीन की। अच्छा। और उसे वो रेस्ट्रिक्टेड थी उस समय, वो बहुत मुश्किल से मिलती थी। और वह मुझे मिली थी कहीं पे, तो मैंने इसे ख़रीदा था और पढ़ा भी था। और तब से मुझे तस्लीमा नसरीन से प्यार हो गया था। आपने उस समय पूछा था कि आपके कौन मतलब प्रेरणा किससे पाई, तो स्टार्टिंग में एक तस्लीमा नसरीन भी थी जिसे मैंने पढ़ना और कविताएं लिखना और स्त्री के विरुद्ध जो अत्याचार होती हैं जो उस पर लिखना और थोड़ा बोलना, वो मैंने वहाँ से सीखा। बिल्कुल मैम। मैम, आपको हमारे केवी स्टूडियो आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और आपने मुझे आमंत्रित किया और बहुत अच्छे पल बिताए मैंने यहाँ। आपने मेरी कविताओं को भी सुना और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। आज डॉटर्स डे भी है जैसा कि आपने कहा, तो मैं भी ये संदेश देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि बेटियों को कम ना आँकें, उसे उड़ने दें जितना उड़ सकती हैं। उनके आज़ादी को कतरे नहीं, उनके पर को लगने दें, वह आकाश छुएगी और आपके नाम को भी बहुत बहुत रोशन करेगी। हाँ, तो मैंने शुरुआत में भी कहा कि उन्होंने वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक चिकित्सक होने के साथ साथ वो इतना समय निकाल पा रहे हैं, समाज के हाशिए पे पड़े लोगों की चिंता है उन्हें।
तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि समाज में वैसे लोगों की खोज की जाए और व्यापक तरीके से उनका जो मैं वर्क देखती हूँ वो कर रहे हैं, कई तरीके से वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है, गर्व भी होता है बेगूसराय होने के नाते कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अमूमन डॉक्टर्स को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ पैसा बनाने से मतलब रखते हैं, अब मरीजों का इलाज करते हैं और समाज सेवी हैं। तो जाहिर सी बात है उनके मन में समाज सेवा है, लोगों के प्रति प्रेम है, यह प्रेम और जज्बा उनका बरकरार रहे हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे बीच आई, अपनी बात रखी, अपनी कविता, आपकी कविता की तो मैं फ़ैन हो गई हूँ। शुक्रिया सोनाली। और मैम आपकी कविता का जो एक एक लाइन अल्फाज है, उसकी बात कहूँ, इतनी बेहतरीन मुझे आपकी कविता लगती है कि ऐसा लग रहा है कि आपकी किताबें खरीदूँ और उसको पढ़ना आज से स्टार्ट कर दूँ। बिल्कुल आप पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे बीच आई।